नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज किशोर साहू के किस्से की चौथी कड़ी। इस कड़ी में मैं अभी भी उनके बचपन और किशोरावस्था तक पहुंचा हूं मैं और इसकी कुछ बातें करूंगा। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ये सारे प्रसंग मैंने इधर उधर से जुटाए हैं और मुख्य रूप से उनकी आत्मकथा से लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर बाय मी ए कॉफ़ी, मेरे लिए एक कॉफ़ी ख़रीदें और मेरे साथ रहें ऐसे किस्से कहानियों के लिए। तो गोंदिया में ये लोग रहने लगे थे। पिछली बार हमने बताया था कि गोंदिया में थे ये लोग, और गोंदिया में दोनों भाई की पढ़ाई के लिए एक हिंदी के शिक्षक रखे गए थे। उन्होंने याद किया है कि बचपन में उस समय जब वे हिंदी सीख रहे थे तब उन्हें एक किताब मिली थी जिसका नाम था खिलौना। खिलौना में चित्र बनाकर शब्दों को सिखाया गया था और 12 खड़ी सिखाई गई थी, और कविता में था, वो तुक में था, रिदम में था, जिसमें एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को पढ़ना सिखा रही है। किशोर साहू याद करते हैं कि ऐसी चित्रात्मक किताब बाद में मुझे कहीं देखने को नहीं मिली और उसका असर उन पर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनकी हिंदी अच्छी रही। 12 खड़ी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ी थी। लिखते हैं कि गोंदिया शहर में प्लेग फैल गया था, तो ये लोग उसके पास के एक जंगली गांव में चले गए थे जिसका नाम नागरा था। और नागरा में रहते हुए ही इनके पिता नौकरी के लिए जाते थे गोंदिया और फिर चले आते थे शाम में साइकिल से। वहाँ उस बस्ती में तब होली का मौसम आ रहा था और फाग गाया जाता था। वहाँ के गांव के लोग गाते थे, ढोलक कसे गए, और हर शाम किशोर साहू लिखते हैं कि हर शाम ऐसा होता था कि घरों से बर्तनों की आवाज़ें आने लगती थी। मतलब लोग जल्दी जल्दी खाना पकाते थे ताकि शाम में जाकर फाग का आनंद उठा सकें। उन्होंने लिखा है कि बाद में उन्होंने आल्हा उदल और दूसरे तरीके के तमाम लोक गीत और संगीत सुने, लेकिन वैसा फाग वे बाद में कभी नहीं सुन सके। वह मस्ती, वह जोश और वह उमंग उनको दूसरे किसी लोकगीत में नहीं मिला। इसी नागरा का एक किस्सा वे सुनाते हैं कि एक नाई था जो रंग बिरंगे पंखों की टोपियाँ बनाया करता था। उससे इन्होंने कहा कि मेरे लिए भी एक टोपी बना दो। तो उसने बताया कि यह इस टोपी में जो पंख लगाता हूँ मैं, वह घन चिड़िया का है। तुम अपने पिता से कहो कि अपने बंदूक से वे एक घन चिड़िया का शिकार करें और फिर मैं उसकी टोपी बना के तुमको दे दूँगा। छोटे किशोर इस कोशिश में लग गया कि पता चले कहाँ घन चिड़िया है। एक दिन संयोग से घन चिड़िया उनके अहाते में आके बैठी थी, जोड़ी थी, जोड़े में आए थे दोनों पक्षी, और उनके पिता ने उसका शिकार किया। घन चिड़िया दे दी गई नाई को। इस बीच में जो 8-10 दिन का किस्सा किशोर साहू ने बताया है कि वह चिड़िया रात भर शोर मचाती रही, देर रात तक। फिर शांत हुई। सवेरे जब उनके पिता शहर को निकले तो वह चिड़िया उनके पीछे पीछे चिल्लाती हुई गांव के मुहाने तक गई, और फिर जब वे लौटे तो गांव के मुहाने पर वो जैसे इंतज़ार कर रही थी उनके आने का, वहाँ से फिर उनके घर तक आई। और यह सिलसिला लगभग 8-10 दिनों तक चला। पिता इतने व्यथित और खींच गए कि उन्होंने तय किया कि मैं उस नाई को गोली मार दूंगा जिसने तुम्हें यह बताया था कि घन चिड़िया का शिकार करो। निश्चित रूप से मैंने उस जोड़े में से किसी नर या मादा को मार दिया है, और उनमें से जो दूसरा जोड़ा बच गया है वह मेरा पीछा करता है। खैर, माँ ने बीच बचाव किया, रोका उनको, और किशोर साहू का दिल टूट गया जब उन्हें पता चला कि उस नाई ने एक तो टोपी नहीं बनाई, बहाना ये बनाया कि वो चिड़िया बहुत छोटी थी, उसके पंख इतने बड़े नहीं थे कि टोपी बन सके।
बाद में पता चला कि उसने उसका गोश्त खा लिया था और चिड़िया को फेंक दिया था। जब प्लेग ख़त्म हो गया तो ये लोग गोंदिया आ गए फिर से और गोंदिया में रहने लगे। लेकिन शायद पिता को कोई बीमारी हुई उस समय, ऐसी बीमारी जो असाध्य किस्म की हो गई, और उसकी वजह से उनकी तहसीलदारी या उनकी नौकरी छिन गई। नौकरी छिन जाने के बाद वे लौटकर अपने दादाजी के पास चले आए, घर पे चले आए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था ताकि वे और जिससे कि वे गोदिया में रह सकें। किशोर साहू लिखते हैं कि दादाजी के पास उनके 2 गांव थे तब, एक तो पलाड़ी और दूसरे टेकेपार। पलाड़ी में उनका एक बाड़ा हुआ करता था, आजकल जिसको फार्म हाउस कहते हैं, फार्म हाउस जैसी एक जगह थी उनके, जहाँ ये लोग पिकनिक के लिए जाया करते थे। और जब पिकनिक के लिए जाते थे तो पूरा कुनबा जाता था, सब कोई जाते थे, और उस पिकनिक का इंतज़ार खासकर बच्चे बहुत करते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें खुला माहौल मिलता था, मौज मस्ती होती थी, और वहाँ जिस तरीके का इंतज़ाम रहता था खाने पीने, खेलने और मज़े करने का, वह उन्हें बहुत आनंदित करता था। लिखते हैं कि हमारे पास टमटम, घोड़े, टांगा सब था, लेकिन पलाड़ी गांव जाने के लिए बैलगाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, और रास्ते में चैन गंगा नाम की एक नदी पड़ती थी, और जिसे क्रॉस करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। पूरी बैलगाड़ी नाव पर चढ़ा दी जाती थी बैल के साथ, और फिर ये लोग उस पार उतर जाते थे और फिर आगे जाते थे। एक बार का किस्सा उन्होंने बताया कि जब वे लोग वहाँ से लौट रहे थे तो फिर से बैल जब बैलगाड़ी में जोता जा रहा था, उस समय बैल ने अपनी टांग मारी दादाजी को, और एक बार नहीं 2 बार मारी, लेकिन दादाजी को जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और यह बात लगभग सभी ने देखी। सबको आश्चर्य हुआ कि दादाजी ने उफ तक नहीं की। किशोर साहू लिखते हैं कि बाद में रात में उन्होंने देखा कि दादी उनके घुटनों में तेल की मालिश कर रही हैं और पूछ रही हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, उसी समय बताते तुम। तो दादाजी का जवाब था कि क्या मैं बहुओं के सामने बताता कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। यह उस रिलेशनशिप को और उस मर्द की उस इमेज के बारे में भी जाहिर करता है जो उस समय परिवार के मुखिया या मर्द बरता करते थे, कि औरतों के सामने अपनी तकलीफ़ कैसे जाहिर करें, वो भी खास करके बहुओं के सामने। और इसलिए उन्होंने सोची बैलगाड़ी से फिर शहर आने तक, गोंदिया आने तक, या अपने जो हवेली जहाँ थी वहाँ आने तक की सारी तकलीफ़ झेली होगी। यह सिलसिला लंबा चलता, लेकिन तभी उनके दादाजी के पास राजा लीलाधर सिंह आए। वे शक्ति के राजा थे और उन्होंने इनके दादाजी को दीवान की नौकरी दी और कहा कि आप आकर के मेरी रियासत संभालें, और ये उनके दादा उनके परामर्शदाता भी बने। किशोर साहू ने बार बार लिखा है कि कैसे कभी दादा उनके पास जाते थे या दादाजी के पास वे चले आया करते थे, दोनों बरामदे में बैठकर बातें करते थे। उन्होंने एक ख़ास प्रसंग दिया है कि लीलाधर सिंह सिगरेट पीते थे, और वह सिगरेट उनकी ब्रिटेन से आती थी, और सिगरेट पे उनका नाम लिखा रहता था। शायद उस ज़माने में ऐसी कस्टमाइज सिगरेट बनती हो। आज के फिल्म कलाकारों या बड़ी हस्तियों को पता चले तो शायद वे भी इस तरीके के विशेष सिगरेट की फरमाइश करें और उस पर नाम लिखवा के मंगवाया करें। खैर, लीलाधर सिंह ने एक बार इनके दादाजी से शेयर किया कि चलें इस बार हम लोग कलकत्ता चलते हैं क्रिसमस में, वहाँ देखते हैं क्रिसमस, फिर लौटेंगे। दोनों क्रिसमस के लिए गए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद दादाजी बीमार पड़ गए। बाद में लीलाधर सिंह अकेले लौटे तो उन्होंने बताया कि दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे उनके लिए विशेष इंतज़ाम करना पड़ेगा, ट्रेन में एक बोगी बुक करनी होगी जिससे मैं ले आऊँगा। ऐसा उन्होंने किया। एक ख़ास बोगी
रिजर्व करवाई और उसमें दादाजी को ले आए, लेकिन दादा की तबीयत फिर कभी नहीं सुधर सकी और वे वहीं उनका निधन हो गया। इस निधन के बाद राजा लीलाधर सिंह ने इनके ताऊ जी को और इनके पिताजी को भी दीवान की नौकरी देने की पेशकश की, लेकिन इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया और ये सभी लौट कर अपने गांव आ गए और गांव में ही उनका क्रियाकर्म और बाकी सारी चीज़ें की गई। तो ये रही हमारी चौथी कड़ी और यह सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। अब थोड़ी तेज़ी से मैं आगे जाऊंगा ताकि उनके फिल्मी सफ़र पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। नमस्ते, शुक्रिया, मेहरबानी और चलते चलते बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए प्लीज़ कॉफ़ी ख़रीदें। धन्यवाद।